morning, students. I hope you are doing well. And welcome to my channel BA Detailing. एंड आप जानते हो जैसे कि एग्ज़ाम के लिए और कुछ ही टाइम है एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगी। उससे पहले आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम मल्टीपल क्वेश्चंस को एट ए टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग चले तो आपका ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आज प्रिपेयर हो जाएगा। वीडियो शॉर्ट होगा, 1 घंटे के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे। बट आपको जो प्रिपरेशन दे रही हूँ या जो बता रही हूँ उसको अगर फॉलो करते हो आपका मार्क्स कोई नहीं काटेगा। एंड आप 2 पेपर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टीपल यूनिट्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हैं। ठीक है, इसको आप जैसे प्रिपरेशन लेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ फॉलो करने को बोलूँगी मैं। उस अकॉर्डिंग फॉलो करें, आपको हेडेक भी नहीं रहेगा कि मुझे इतना लेंदी क्यों पढ़ना है या फिर इतना टाइम मैं कहाँ से लाऊं पढ़ने के लिए। एक वीडियो में ही बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन हो जाएगा जिससे आपका टेंशन थोड़ा सा 10-20% कम हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फर्स्ट वन, ये टॉपिक देखो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि यूनिट 1.1 एंड 1.4 जो आपका है दैट इज 1.1 एंड 1.4 में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके प्रिंसिपल्स भी कहीं कहीं हैं एंड मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया है मॉडल्स को। मॉडल्स अगर टाइम ना हो मत लिखिए बट हेडिंग जरूर दे एंड थोड़ा सा हाईलाइट करके आए क्योंकि कोई भी बुक्स में वो मेंशन नहीं है एंड आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स काट नहीं सकता। तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए बिकॉज वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड उसके नोट्स टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल का नाम है या ग्रुप का नाम है बी डिटेलिंग। तो वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन बस सर्च करना है, आपको मिल जाएगा फर्स्ट 1.1 एंड 1.4 का नोट्स। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन दैट इज अ 1.2। 1.2 में है कि कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अभी देखो ये तीनों वर्ड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, lot of differences. Okay, the first one is the impairment. Impairment होता क्या है? That is a biological impairment. Biologically इसको रखा गया है इसलिए इसको बोला गया biological impairment. ये biological होता है। थोड़ा सा मैं लाइन का लिंक बढ़ा लेती हूँ। ओके, अभी देखो ये बायोलॉजिकल है। आफ्टर दैट ये जो बायोलॉजिकल बोला गया इसका मतलब क्या है हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। देन आता है डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी फंक्शनल है। बायोलॉजिकल मीन्स जो आपके बॉडी में एक इम्पेयर होता है, दैट इज द, आपके जैसे आईज 2 हैं तो पेयर हो गया ना, 1 पेयर। तो 1 पेयर में से एक खराब हो गया, इस एक में इशू आ गया तो क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट, दैट इज अ बायोलॉजिकल इशू। अगर डिसेबिलिटी देखते हैं तो दैट इज द फंक्शनल वन। फंक्शनल मीन्स क्या होता है? जो एक्टिव एक्टिविटीज करता है या फिर एक्टिव रहता है तो दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल। तो ये होता है बॉडी का एक चीज काम नहीं कर रहा विच लीड्स टू फंक्शनल एक्टिविटीज। जैसे कि आपके आईज में इम्पेयरमेंट हो गया तो उसके वजह से आपका जो एक्टिविटीज था, विजन का एक्टिविटी, वो वीक हो गया। तो दैट इज वन इज अ फंक्शनल। सो हम कह सकते हैं कि इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। ठीक है, देन आता है हैंडीकैप। हैंडीकैप रिलेटेड टू सोसाइटी। व्हेन our body is not functional and due to this issue we are not accepted or we are not acceptability, shows acceptability or shown acceptability in the society में हम include नहीं हो पा रहे हैं। this time it is called a social, इसको बोला जाता है सोशल। तो हम बोल सकते हैं कि impairment, disability and the handicap, these three things are interrelated. Sometimes impairment and disability को interchangeably यूज किया जाता है। ये वर्ड सारे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मतलब कभी कभी कंफ्यूजन में लोग बोल देते हैं तुम तो हैंडीकैप है बट वो इम्पेयर्ड होता है। तो इसको हम इंटरचेंजेबली कहीं कहीं पे यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें इसको हम लोग समटाइम्स क्या बोलते हैं कि तुमको ना डिसऑर्डर हो गया, मतलब तुम्हारा बॉडी जिस ऑर्डरली वे पे फंक्शन कर रहा था वहां से डेविएट हो गया, सो दैट इसको बोला गया कि ये डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर में ये तीनों वर्ड्स आ जाते हैं, इंक्लूडेड है। तो अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसका देंगे? तीनों का देंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे 2-3 नाम आता है। एक होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है जो कि पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर पे है। और एक होता है आपका PWD एक्ट।
तो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टर्म्स गिवन हुए थे, बहुत सारे फंक्शंस एंड हाउ टू कंट्रोल, दैट इज अ कंट्रोल मेजर्स भी हमने लिया था। सो फर्स्ट थिंग, देखो हमारा मोटो क्या है आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स बना के देते हैं। उसको फॉलो मत करिए, एट ए टाइम मल्टीपल क्वेश्चन जहाँ पे कंप्लीट हो उसको देखें, क्योंकि मेन चीज है कि शॉर्ट पीरियड में हमें बहुत सारे चीजों को कवर करना रहता है। इसलिए एक बार नहीं, दो तीन बार इस वीडियो को देख लो, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको प्रिपेयर भी होना नहीं पड़ेगा एग्जाम के लिए, आप कंप्लीटली माइंड में फिक्स्ड हो जाएंगे कि आपको इसके बाद इसको लिखना है, राइट। ये देखो ये पॉइंट हमने कहाँ पे रखा, द इंट्रोडक्शन में, द वर्ड इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबल। अभी मैंने समझा दिया, ये तीनों वर्ड यूज होता है, बट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा ऑफनली यूज होता है। दे हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स, हाउएवर द डिफरेंस इन मीनिंग आर इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंजुरी ऑन डेवलपमेंट। समटाइम न्यूरोलॉजिकल मीन्स न्यूरल इशू, दैट इज आपके नर्वस सिस्टम में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो नर्वस सिस्टम इज फिक्स्ड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, एंड दैट वन इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे हम थोड़ा अलग यूज करते हैं, बाकी सारी चीज़ों में ये तीनों को एट ए टाइम यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 1980 में एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हुआ था इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्स का, जिसको नीचे हम मेंशन करें कंसेप्ट को, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट। एंड इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज लॉस और डैमेज टू सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन आपका ईयर हो गया, आई हो गया, ये सारे सेंस ऑर्गन हैं आपके। तो ये क्या है, वन पेयर में है। सॉरी फॉर दी ट्रेन साउंड, बिकॉज यहाँ पे रेलवे स्टेशन पास है तो इस वजह से थोड़े से साउंड आते हैं, सॉरी फॉर दिस। एंड उसके बाद चलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला गया कि कंसेप्ट में आपके सेंसरी ऑर्गन्स इम्पेयरमेंट कहाँ पे होंगे, द स्पेशली सेंसरी ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड होंगे, दैट मीन्स योर आईज और ईयर्स, ये सारे, ठीक है। दिस मे बी सो फ्रॉम बर्थ और एक्वर्ड लेटर, मतलब ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, क्या है, एक इनबॉर्न हो सकता है, मतलब बाय बर्थ भी आ सकता है, ये जेनेटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर ये एक्वर्ड भी हो सकता है, दैट मीन्स हम जिसको ग्रहण करते हैं, दैट मीन्स एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। द इम्पेयरमेंट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स इन रेस्पेक्ट एरिया, आपके बॉडी के डिफरेंट एरियाज में ये क्या करता है, डैमेज क्रिएट करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल देना है आपको, हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ज्यादा नहीं जाना है कि एब्नॉर्मलिटी, लॉस, इतना नहीं लिखो, एग्जांपल दे दो, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये खत्म हुआ इम्पेयरमेंट का, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स नहीं देना है आपको, बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। अभी देखो डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला, इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी डिफाइंड एज एन एग्जिस्टिंग difficulty in performing one or more activities which are generally occupied as an essential components of the daily living। आपके डेली लिविंग के लिए जो जो चीजें चाहिए, जैसे नॉर्मली वी नीड टू वर्क, वी नीड टू मूव, वी नीड टू डू समथिंग, और वी नीड टू कुक, और वी नीड टू सी, वी नीड टू हियर। तो ये जो पॉइंट्स है ना, हम ये सब करना चाहिए, बट इसमें अगर आता है क्या, डिसफंक्शनिंग आता है, इम्पेयरमेंट्स आता है, तो वो लीड करता है डिसेबिलिटी, हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन ऑन नहीं देना है, याद रखना कि आपका WHO पहले 1976 से भी पहले 1976 से भी पहले ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था, तो वो डिफरेंट वे से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देता है। यहाँ पे बट फर्स्ट में दिया था जो 1980 में दिया था, क्लासिफिकेशन याद रखो, और कुछ मत लिखना, क्लासिफिकेशन याद रखो। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अभी नेक्स्ट में क्या है, अच्छा मैंने हियरिंग इम्पेयरमेंट का एग्जांपल दिया था फर्स्ट आपके इम्पेयरमेंट में, एग्जांपल 2 को हमने ठीक किया है, ड्यू टू होल इन द ईयर ड्रम, ड्यू टू होल इन द ईयर ड्रम द चाइल्ड इज अनेबल टू हियर नॉर्मली, ठीक है, कुछ सुन नहीं पाता, क्योंकि ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा होता है, स्क्रीन, तो उसमें होल हो गया, इसलिए बच्चा कुछ सुन नहीं पाता। मैंने एग्जाम्पल भी हियरिंग इम्पेयरमेंट के दिया था, इम्पेयरमेंट लीड्स टू डिसेबिलिटी, इसलिए इस पॉइंट को हमने लिखा, बस हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। अभी देखो लिटरली अगर लीगली देखा जाए डिसेबिलिटी कितने टाइप्स का होता है, इंजुरी टू द बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज में इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड्स और द 3 टाइप्स, दैट इज अ टेम्पोररी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्पोररी पार्शियल, पोर्शियल लिखा गया है, स्पेलिंग चेक करेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। टेम्पोररी टोटल डिसेबिलिटी दैट मीन्स होता है
टोटल टेम्पोररी पीरियड के लिए, दैट इज द सपोज 1 to 2 years के लिए या 3 years के लिए, कुछ टाइम पीरियड्स के लिए ये टोटली वर्क नहीं करेगा, इट्स नॉट वर्किंग, एंड ये डिजाबल्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि होता है ना, कभी कभी हमें कान में सुनाई नहीं पड़ता कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो ये हमारा डिजाबल्ड हो गया। बट आफ्टर मेडिकल टेक्निक्स और असिस्टेंस के बाद ये करेक्ट हो सकता है। सो ये हो गया टेम्पोररी टोटल डिजाबिलिटी। देन टेम्पोररी पार्शियल डिजाबिलिटी, मतलब टेम्पोररी वो भी कुछ पीरियड के लिए, पार्शियल हल्का, हाँ थोड़ा सा लो टाइप का डिजाबल्ड हो गया। अभी नेक्स्ट लास्ट वन इज द वेरी डिफिकल्ट, दैट इज द परमानेंट डिजाबिलिटी। मतलब आप ये मेडिकल असिस्टेंस भी ले लो या कुछ भी ले लो, फिर भी ये ठीक नहीं होगा, तो दैट इज अ परमानेंट डिजाबिलिटी। एक एक लाइन पे लिखे, यहाँ पे जो पॉइंट्स है आप लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग उतना ज्यादा आपको लिखना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लिखना, जो समझ आ रहा है उतना लिखो। अभी डिजाबिलिटी मीन्स कितने टाइप्स का होता है, देखो डिजाबिलिटी मीन्स ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्यूट जो होते हैं ना कुष्ठ रोगी, वो है। देन हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिजाबिलिटी, मेंटल रिटार्डनेस। अच्छा, जो मेंटल रिटार्डनेस है, मेंटल इलनेस भी बोल सकते हो, समटाइम्स इसको लर्निंग डिफिकल्टीज भी मेंटल रिटार्डनेस की वजह से आता है। और रिटार्डनेस बोल सकते हो, रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, बहुत जगह पे रिटार्डनेस भी लिखा जाता है, बहुत जगह पे रिटार्डेशन भी लिखा जाता है। देन कॉजेस ऑफ डिजाबिलिटी, ये आपको नहीं लिखना है बिल्कुल भी, बिकॉज बहुत सारे मेनी कॉजेस आर देयर। डायबिटीज की वजह से हो सकता है, HIV एड्स, और जस्ट लाइक कभी कभी रोड एक्सीडेंट्स, इंजरीज और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, तो हमें नहीं लिखना इतना ज्यादा। हैंडीकैप अभी चलता है। द टर्म हैंडीकैप इज एप्लीकेबल और अप्लाई टू ए फिजिकल और मेंटल डिजाबिलिटी। फिजिकल मतलब बॉडीली जो भी इश्यूज होते हैं, लोकोमोटरी डिजाबिलिटी हो गया, या फिर चलने में या फिर कुछ बोलने में डिजाबिलिटी हो गया, तब हम लोग यूज करते हैं। बॉडीली जितने भी डिजाबिलिटीज हैं उसको हम हैंडीकैप में ले सकते हैं। मेंटल डिजाबिलिटी दैट इज अ मेंटल इलनेस और द लर्निंग डिफिकल्टीज आया तो उसमें यूज कर सकते हो। डेफिनेशन थोड़ा सा देंगे, a disadvantage for a given individual that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो रोल है, अगर वो एक इंसान प्ले नहीं कर सकता एंड ये एक डिसएडवांटेज है, तो उसको हम बोलते हैं हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप। और नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, अभी है ये कंपैरिजन देखना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिजाबिलिटी, हैंडीकैप। डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिजाबिलिटी, हैंडीकैप कितने टाइप का है? सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपेडिक, दैट इज हम ऑर्थोपेडिक को बोलते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट मीन्स ऑर्थोपेडिक, आपके जॉइंटेड पार्ट्स जो है जिसके थ्रू आपको, देखो पैडल्स मतलब आप समझ के आपके पैर होंगे, ऑर्थो वो जॉइंट है, तो इसलिए लोकोमोटर इम्पेयरमेंट भी इसको बोल सकते हो, मेंटल डिजाबिलिटी और लर्निंग डिजाबिलिटी। ओके, तो ये 5 टाइप का डिजाबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, हम इंपेयरमेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, हियरिंग इंपेयरमेंट, तो दैट मीन्स डैमेज इन द ईयर मैकेनिज्म। सपोज एक होल क्रिएट हो गया आपके ईयर ड्रम में। डिजाबिलिटी के अकॉर्डिंग देखिए, अगर डैमेज होता है ईयर में, तो हमें क्या करना, मतलब किस में प्रॉब्लम होगी? साउंड ट्रांसमिशन में, साउंड नहीं आएगा। एंड हैंडीकैप के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या देखता है? वो सुन नहीं सकता, अनेबल टू हियर नॉर्मली, हम नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर सकते। अभी देखो विजुअल में, विजुअल में वैसे ही लिखना है, डिटैचमेंट ऑफ आई मसल्स। आई के, आपके आई जो है ना, सपोज ये आई है, तो आई के ऊपर ना 6 मसल्स होते हैं जो कि कैरी करता है, आई को फिक्स करके रखता है एक पॉइंट पे। उस मसल्स में भी अगर ब्रेक हो गया, या लेंस में होल हो गया, या लेंस रप्चर हो गया, मसल्स है ना पूरे, या सेल्स, उसमें कौन सा रोड्स होते हैं जिसके थ्रू आप कलर एंड नाइट विजन कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, सेल्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो हमारा इश्यूज आता है, हम देख नहीं पाते, तो ये हो गया डिटैचमेंट। पहले मसल्स खराब हो गए, उसके वजह से डिजाबिलिटी क्या आएगा ना, पर्टिकुलर इमेज को हम फोकस नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हम इमेज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने आईज के थ्रू, सो दैट हमारा विजन लॉस होगा। ऑर्थोपेडिक क्या है? सो ऑर्थोपेडिक क्या होता है? दैट इज द पैरालिसिस इन आर्म्स। ठीक है, पैरालिसिस इन आर्म्स, यहाँ पे एग्जांपल हम आर्म्स का ही दे रहे हैं ओनली। सो पैरालिसिस इन आर्म्स। ठीक है, अभी पॉइंट आता है, दैट इज पैरालिसिस अगर आर्म्स में हो गया, तो हमारा डिसेबिलिटी क्या होगा? डिफिकल्टी इन यूजिंग आर्म्स, कोई चीज पकड़ने में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर कोई चीज को करने में इशू हो रहा है, ये। हैंडीकैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अनेबल टू यूज द आर्म्स लाइक अदर्स, लोगों के जैसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के जैसे, नॉर्मल लोगों के जैसे। अभी मेंटल इम्पेयरमेंट, डेफिशिएंसी इन मेंटल एबिलिटी, मतलब आपका ब्रेन में कुछ इशू है जिसकी वजह से आप वीक हो, जस्ट लाइक डिफिकल्टी इन डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी। एंड हैंडीकैप के अकॉर्डिंग नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते अदर पर्सन के जैसे। ओके,
तो इसके बाद लास्ट वन इज द लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर मेंटल इम्पेयरमेंट आपको पता है एंड आप भूल गए इसका पॉइंट, तो आप मेंटल इम्पेयरमेंट का पॉइंट को रिपीट कर लीजिएगा इधर। डिसफंक्शनिंग ऑफ द स्पेसिफिक ब्रेन फॉल्टी, मतलब क्या होता है ना, कुछ वर्क करना चाहता है ब्रेन बट वो वर्क नहीं कर पा रहा पर्टिकुलरली, जैसे कि मोटर एक्टिविटीज बोला जाता, स्पीक करना, राइट करना, रीड करना, तो वो नहीं होता। तो डिफिकल्टी इन राइटिंग ओनली और कैन स्पीक एंड रीड नॉर्मली। समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे राइटिंग में इश्यूज आते हैं बट बोलने में बहुत फास्ट है, ये थोड़ा सा ऑटिज्म वाला एक्टिविटीज आते हैं। एंड कुछ बच्चे होते हैं कि वो बहुत अच्छा लिख लेते हैं बट बोल नहीं पाते, तो अनेबल टू रीड एंड राइट लाइक अदर्स, ये हो गया हैंडीकैप। तो ये आपका पूरा 1.2 का कंप्लीट हो गया। अभी देखो 1.3 में आते हैं। कंसेप्ट देखते जाना, क्वेश्चन देखते जाना, याद रखते जाना। ओके, कंसेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहला पॉइंट है कि स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर 2.1 में भी पढ़ोगे आप लोग, 2.1 में भी पढ़ोगे, याद रहा। एंड उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, ये सारा ना एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़ा सा डिटेलली पढ़ोगे एंड इसके लिए आप 1.1 जो प्रोवाइड किया गया है आपको वीडियो, उसको देख लो, तो वो बेटर रहेगा। बिकॉज एट ए टाइम आपका 1.1 भी हो जाएगा, 1.4 भी हो जाएगा एंड ये क्वेश्चन का इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट भी हो जाएगा, तो आपको बार बार नहीं पढ़ना है। दूसरे वे से क्यों पढ़े, जितना हम डिफरेंट लाते जाएंगे पॉइंट्स को, उतना रिमेंबर करने के लिए टाइम लगेगा, उससे अच्छा है सारे में एक जैसा ही लिखो। अभी देखो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सो किर्क अकॉर्डिंग टू किर्क एंड गलाघेर, गलाघेर, ठीक है, किर्क एंड गलाघेर के अकॉर्डिंग 1986 में इन्होंने क्या बोला, व्हेन youngsters in the same classroom remarkably different, it is difficult for the teacher to help them reach their educational potential without some kind of assistance, ठीक है। The help that the school devises for the children who differ significantly from the norms is called the special education. That means क्या हो गया, सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि स्पेशल एजुकेशन सिंपली प्रोवाइड किया जाता है जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, दैट इज द गिफ्टेड चाइल्ड्स, और द गिफ्टेड चाइल्ड्स को भी कभी कभी दिया जाता है, अदरवाइज सबसे 99% प्रोवाइड किया जाता है जो बच्चे हम जिनको डिजाबल्ड बोलते हैं या फिर बोलते हैं स्पेशली एबल्ड, जो बच्चे हैं स्पेशली एबल्ड, हम लोग उनको हर्ट नहीं करना चाहते इसलिए इनको अभी स्पेशली एबल्ड बोला गया, और डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड बोल सकते हो। सो इनके अकॉर्डिंग जो यंगस्टर्स क्लासरूम में बैठे हैं बट नॉर्मल्स जो बच्चे हैं, वो जो नॉर्मल वैल्यूज को कैरी करें या नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करें, उससे डेविएट हो रहे हैं एंड कुछ वर्क कर नहीं पा रहे, तो उनके लिए एक नॉर्मल टीचर और क्लासरूम के जो टीचर हैं, तो वो सबके लिए सेम रूल्स नहीं डाल सकते, बिकॉज वो बच्चे स्पेशल वंस हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल असिस्टेंस नीड होता है जो कि स्कूल प्रोवाइड करता है, तो इसको बोला गया स्पेशल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिसेबिलिटीज दैट क्वालिफाई फॉर द स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चों को स्पेशल एजुकेशन चाहिए, ये सोशल हो गया, उसको आप करेक्शन करिएगा, स्पेशल एजुकेशन इंक्लूड द फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि आप देखो डिफनेस और ब्लाइंडनेस, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट आ गया एंड विजन इम्पेयरमेंट, मेंटल डिसेबिलिटीज और मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हो, डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म मैंने बोला था, मेडिकल कंडीशन बहुत सारे बच्चों का है, लर्निंग डेफिसिट है, इसको बोला जाता है लर्निंग रिटार्डेशन और लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसलेक्सिया, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे, एडीएचडी है एक, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड कॉन्डक्ट डिसऑर्डर। तो ये आपका जो पॉइंट्स हैं, इनको हम फिजिकल डिसेबिलिटीज में रखते हैं एंड इनके लिए स्पेशल एजुकेशन स्पेशली चाहिए। सेपरेट पॉइंट पे ये लिखिएगा, इस पॉइंट के अंदर मत लिखिएगा, सेपरेट पॉइंट है, इन 1975 द एजुकेशन फॉर ऑल, इफा, एजुकेशन फॉर ऑल, इफा हम लोग पढ़े थे, एजुकेशन फॉर ऑल वो नॉर्मल के लिए था, अभी क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चाइल्ड और चिल्ड्रन एक्ट, EHCA, ठीक है, EHCA, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट 1975 में आया था। इसके अकॉर्डिंग इसके जो पॉइंट्स थे 94 to 142, दैट स्टेट प्रोवाइड ए फ्री एंड एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, फ्री एंड एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, दैट इज फ्री एफ appropriate a public p education e PAP to all students including those with a physical mental behavioral disability। तो आपको याद रहा, जैसे कि होता है ना
ईफा एजुकेशन फॉर ऑल, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था एंड एसएसए के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था, ये नॉर्मल के लिए है। वैसे फैप, दैट इज अ फ्री एजुकेशन, दैट इज अ फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, ये जो हैंडीकेप बच्चे हैं, जो जितने भी हैंडीकेप चिल्ड्रन हैं उनके लिए होगा, डिजेबल्ड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप दूसरा टॉपिक जाने से पहले देख लें। तो ये है स्पेशल एजुकेशन कैन इंक्लूड ये रेंज ऑफ सपोर्ट। स्पेशल एजुकेशन क्या डिमांड करता है कि बच्चों का जो डिजाबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग उनका स्पेशल नीड्स सपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व द फिजिकल असिस्टेंस, थेरापी, काउंसलिंग, साइकोथेरापी, जिनको मेंटली इशू है उनको इन्वॉल्व मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, मॉडिफाइड लर्निंग एक्टिविटीज, असिस्टिव लर्निंग डिवाइसेस, एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड बिहेवियरल मोडिफिकेशन टेक्निक्स। इसमें से दो चार नाम ही आपको याद रहेंगे, उतना लिख के एटसेट्रा मेंशन करें, बस ये हो गया स्पेशल एजुकेशन का। अभी चलते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड मींस क्या होता है, आप लोग जानते हो कि इंटीग्रेटेड मींस होता है कोई दो चीजों को, दो या तीन चीजों को हम ज्वाइन करते हैं। सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द एजुकेशनल प्रोग्राम इन व्हिच एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अटेंड द क्लासेस विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। इतना बस याद रखो, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं और स्पेशली एबल्ड हैं उनको हम नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाएंगे, बच्चों के साथ। तो ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब स्पेशलाइज, सॉरी बोल रही हूँ, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन विद द नॉर्मल एजुकेशन, दोनों को इंक्लूड कर दो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशनल हेल्प एंड सर्विसेज होगा। It doesn't necessarily to integrate all students who are away from the education for any reason like physically, mentally, socially deprived because of any caste, creed, gender, race, ability और lifestyle etc. इसका मतलब नहीं होता कि जो बच्चे अपने इश्यूज की वजह से, जैसे कि कास्ट, क्रीड, जेंडर, इसके वजह से अलग है, उनको हम इंक्लूड करें। यहाँ पे हम नॉर्मल जो बच्चे आ रहे हैं उसके साथ हम फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया शॉर्टकट याद रखने के लिए, डिसेबल्ड डी प्लस एंडी, नॉन डिसेबल्ड, तो इसको ज्वाइन करने से इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आई एन हमने यूज किया इंटीग्रेटेड, क्योंकि आई ई अगर लिख देते इंक्लूसिव आ जाएगा, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन। concept, the concept of integrated education कब आया देखो, arises as outcomes of the national policy of education 1986, ठीक है, जिसने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने को दिया कि सक्सेस भी चाहिए, एक्सेस भी चाहिए। फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन signifies the process of interactions of the disabled children with the normal children, ठीक है। सेम एजुकेशनल सेटिंग, नॉर्मल स्कूल्स के अंडर beneath the same roof, disabled children, normal children एक साथ पढ़ेंगे। Integration also mean mainstreaming or normalization as children or disabled children are treated with the normal children। तो हम normalization कर रहे हैं, दोनों टाइप के बच्चों को रख रहे हैं, mainstreaming भी कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इट डजंट क्रिएट फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो बच्चों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि हम डिसेबल्ड हैं, नॉर्मल चाइल्ड के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे, जो उनके साथ नहीं घुल मिल पा रहे हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना मेंशन करो। इट प्रोवाइड्स पीयर ग्रुप हेल्प, एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे, नॉर्मल एंड डिसेबल्ड वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इट प्रोवाइड डिसेबल्ड चिल्ड्रन ए चांस टू एंजॉय द स्कूल लाइफ विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। इट एंश्योर्स स्कूल and social integration. It includes affection, love, respect for the disabled children among the normal children. Disabled or challenged students may get help from the peers for learning, get motivated। ये आप पॉइंट समझ चुके हैं, इतना बहुत इजी था। अभी 4 key processes are important in the integrated education। These are first normalization चाहिए, तो mainstreaming कर रहे, दोनों टाइप के बच्चों को रख रहे हैं, यहाँ पे mainstreaming वर्ड भी यूज है। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दैट मीन्स हम पर्टिकुलर नॉर्मल चाइल्ड के लिए एक टाइप का इंस्टीट्यूशन, स्पेशल वंस के लिए एक टाइप का इंस्टीट्यूशन नहीं बना के हम एक ही इंस्टीट्यूशन में दोनों टाइप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देन इंक्लूजन, मतलब हम इंक्लूड कर रहे हैं सारे बच्चों को बीनीथ द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे, ठीक है। इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया, सिंगल सिंगल लाइन पे लिखो, नहीं तो आपको जो मैंने समझाया एक एक लाइन पे लिख देना, खत्म हो जाएगा। सो इंडिकेटर्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर दैट, यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि नॉर्मल चाइल्ड को जो राइट्स मिले सेम राइट्स मिलेंगे हैंडीकैप को, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन नॉर्मल एनवायरमेंट, हैव एक्सेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे कि नॉर्मल सिटीजन जीते हैं वो उनको भी मिलेगा, इक्वल पार्टनर्स इन द कम्युनिटी, मतलब इक्वली हम एक्सेप्टेड होंगे कम्युनिटी में। अभी देखो मेन स्ट्रीमिंग में आ जाते हैं, मेन स्ट्रीमिंग जस्ट लाइक देखो ये सैमुअल ग्रेडली हुई एंड अमेरिकन फिजिशियन ये है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिए थे ब्लाइंड एंड डिप चिल्ड्रन के लिए। मेन स्ट्रीमिंग का जो कंसेप्ट आया था फर्स्ट, ये ओरिजिन हुआ था आपका
अमेरिका में। एंड ये किसने किया था? सामुएल ग्रिडली हुई, एक अमेरिकन फिजिशियन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लिया था ब्लाइंड एंड डिफनेस और डिफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। एंड वो सोशली बहुत डिसएडवांटेज थे, वो स्कूल नहीं जा पाते थे प्रॉपरली, सो दैट उन्होंने क्या किया कि उनके लिए सोचना ट्राई किया। तो उनका डेफिनेशन एक मेंशन करते हैं। कॉफमैन का एक डेफिनेशन आया। कॉफमैन एंड उनके एट ऑल मीन्स उनके कोवर्कर्स मिलकर 1975 में पीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया था 1975 में, उसी टाइम पे ये भी आया। मेन स्ट्रीमिंग रेफर्स टू द टेम्पोरल इंस्ट्रक्शनल सोशल इंटरचेंज और इंटीग्रेटेड ऑफ एलिजिबल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन विद नॉर्मल पीयर्स। मतलब हम लोग ऑनगोइंग स्कूल सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो टेम्पोररी कुछ पीरियड के लिए डीफ है, ब्लाइंड है, या फिर सोसाइटी में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं 1-2% के लिए भी, 10% के लिए भी, उनको हम नॉर्मली बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। हो गया। इंडिविजुअली डिटरमिन्ड, जो अलग सोचते हैं उनको उनको एक साथ रखेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्राम प्रोसेस उनके अकॉर्डिंग होगा, उनको भी हम क्लैरिफिकेशन देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग समझाएंगे। अमंग रेगुलर एंड द स्पेशल एजुकेटर्स उनके लिए रहेगा, सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले मेंशन कर देना इस पार्ट का। ठीक है। So mainstreaming refers to an educational placement procedure and process in which the disabled children are educated in the least restrictive environment to satisfactorily provide for their educational and related needs. तो mainstream मतलब होता मेन टीम्स। तो मेन टीम्स में हम रहते हैं दो टाइप के टीचर्स को, एक होता स्पेशल टीचर्स, एक होता नॉर्मल टीचर्स, क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं हम लोग जैसे नॉर्मल टीचर्स। तो ये दोनों टाइप के टीचर्स मिलके क्या ट्राई करेंगे कि जो बच्चे थोड़ा भी मतलब सोसाइटी में इंक्लूड हो सकते हैं, नॉर्मल है, टेम्पररी ब्लाइंड डीफनेस है उनमें, या लो विजन है, उनको जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके साथ हम लोग पढ़ाते हैं। मेन स्ट्रीम एक स्पेशल टाइप का एजुकेशन नहीं है, स्पेशल डू नॉट हैव द स्पेशल एजुकेशनल नीड्स इसमें नहीं चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में उतना ज़्यादा हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे रिसोर्स टीचर्स होता है, यहाँ पे बच्चों को रिसोर्स चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि अगर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए, तो उनको हम कुछ कुछ स्पेशल नीड्स देते हुए स्पेशल स्किल्स सिखा सकते हैं, स्पेशल स्किल्स सिखा सकते हैं, सो दैट सेम क्लासरूम में ही उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन डजंट इन्वॉल्व पुटिंग ए चाइल्ड फुल टाइम इन ए स्पेशल स्कूल। मतलब ऐसा नहीं है, मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि एक बच्चा अपना स्कूल जाए, स्पेशल स्कूल जाए, बट 1 से 2 घंटा या 3 घंटे के लिए वो नॉर्मल स्कूल में भी आएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेगा, तो उसका हैबिट बढ़ेगा, बहुत कुछ रेगुलर क्लासरूम में सीखेगा। एक रिसोर्स क्लासरूम जो होता है उसमें आ रहा है वो। ठीक है, एंटायर डे उसको रेगुलर क्लासरूम में नहीं रहना है, उनको एंटायर डे स्पेंड नहीं करना है, उनको वो कर सकते हैं, एंटायर डे भी स्पेंड कर सकते हैं, बट वो नहीं करे भी तो चलेगा। नॉर्मल वो क्लासरूम गए अपना 2 to 3 आवर्स, उसके बाद स्पेशल एजुकेशनल क्लासरूम जा सकते हैं। जिन बच्चों को अटेंशन डेफिसिट और डेफिसिट डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म होते हैं, उन बच्चों को यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है। उसके बाद मेन स्ट्रीम डजंट इन्वॉल्व टीचिंग द चाइल्ड आउटसाइड ऑफ द स्कूल। मेन स्ट्रीम डजंट मीन कि उनको बाहर रखता है, उनको इंक्लूड ही करना है एक ही छत के नीचे। अभी देखो, मेन स्ट्रीम कैन बी डन इन द 3 वेज। यहाँ पे 3 वे से हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन अभी पढ़ के आ चुके हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑलरेडी जानते हैं आप लोग, एक्सक्लूसिव एजुकेशन उनको एक्स्ट्रा या बाहर। एक्सक्लूसिव क्या होता है ना, ये नैरो माइंडेड कंसेप्ट है। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई एम नहीं है, वो कोई फिक्स्ड करिकुलम में नहीं आ पा रहे, फिट भी नहीं हो पा रहे, ऐसा होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, नॉर्मल चाइल्ड के साथ स्पेशल चाइल्ड सबको मिक्स करके पढ़ाया। इंक्लूसिव में सारे बच्चों को हमने इंक्लूड किया, सारे टाइप के कल्चर करिकुलम कम्युनिटीज को हमने इंक्लूड किया, सब टाइप का एजुकेशन दिया, इतना ही है। सो सीईसी काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है, उन्होंने प्रोवाइड किया 2 पॉइंट्स को, प्रोवाइडिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर चाइल्ड इन द लिस्ट मेन स्ट्रीमिंग द माइंडली और माइंडली डिजेबल्ड, जो माइल्डली डिजेबल्ड है उनको हम इसमें डाल रहे हैं। कंसंट्रेटिंग इन स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स दैन ऑन लेवलिंग, जितना एजुकेशनल नीड्स उनको चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग थोड़ा देंगे। एंड इस पॉइंट के लिए आप इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पॉइंट है उसको चेक कर लीजिएगा। 1.1 का बस हो जाएगा। 1.4 का नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हूँ। ये यूनिट 1 आपका खत्म हो गया। यूनिट 2 का एक क्वेश्चन है, तो यूनिट 2 का हम
आज कर लेंगे। यूनिट 2 में जितना पॉइंट से ये होगा। एंड और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, फर्स्ट यूनिट 2 का यहाँ पे तो करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हम धीरे-धीरे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा-सा आप देख लो सिलेबस, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। यूनिट 2 का मैंने कुछ-कुछ आपको चीज़ें दी थी, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। स्पेशल नीड्स, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर एट अ टाइम आप अटेंड कर सकते हो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, विजुअल का भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ऑलरेडी है टेलीग्राम में, फिर भी मैं पढ़ा दूंगी। एंड मेंटली चैलेंज्ड एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, एक बात बोलती हूँ, मेंटली चैलेंज, लर्निंग डिफिकल्टीज, हियरिंग एंड लोकोमोटर एंड विजुअल। सो हम कहाँ पे थे? स्पेशल एजुकेशन में। दैट मीन्स 2.1 कंसेप्ट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल लर्निंग नीड्स, एंड इसके मीनिंग में आ गए हैं। तो ये देखो, फर्स्ट मैंने मेंशन किया है कि ये नंबर 2 है, नॉट नंबर 1। दैट मीन्स नंबर 1 पॉइंट नीचे है, आपको उसे चेक करना है पहले कि क्या लिखना है हमें उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नंबर 2 है, नंबर 1 नहीं है। तो हम नीचे जाएंगे अभी, पहले नीचे देख लो नंबर 1 कहाँ पे है। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। अभी मैं बोलूँ कि और कहाँ से लिखेंगे? नंबर 1 तो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है। सो स्पेशल एजुकेशन ऑलरेडी आपने फर्स्ट यूनिट में अभी पढ़ा, मैंने अभी पढ़ाया था आपको स्पेशल एजुकेशन। मैं आपको सो भी कर देती हूँ। दैट इज़ आ जाते कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग है। ये रहा आपका स्पेशल एजुकेशन, जो कि फर्स्ट पॉइंट पे ही था कि स्पेशल एजुकेशन, ओके। ये आपका स्पेशल एजुकेशन है, जो हमने स्टार्टिंग किया था 1.3.1 में, वो मेंशन था। तो उसी का आप डेफिनेशन थोड़ा सा ले लो एंड हेडिंग ले लो, एंड डिसेबिलिटीज़ दैट क्वालिफाई, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, बस इतना इंट्रोडक्शन लिख देना हो जाएगा। अभी वापस आते हैं 2.1 में। देखो 2.1 में आ गए, तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट तो वहाँ से ले लिया हमने 1.3 से। अभी मैंने मेंशन किया कि नंबर 2 क्या है। स्पेशल एजुकेशन में बी डिफाइंड एज अ एजुकेशनल सर्विस, जो भी होता है एजुकेशनल सर्विस हम उसको मेंशन करते हैं। एजुकेशनल सर्विस ओवर एंड अबव द रेगुलर स्कूल प्रोग्राम, नॉर्मली जो रेगुलर स्कूल प्रोग्राम्स चल रहे हो वहाँ पे हम उसके ऊपर हम डाल रहे हैं स्पेशल एजुकेशन को, which is provided for an exceptional child to assist in the development for his potentialities and or in रिमूविंग और कंपेंसेटिंग हिज डिजाबिलिटीज। उसके डिजाबिलिटीज को हम तो ठीक नहीं कर सकते, बट सम हाउ उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसे लिटरेट करके, इलिटरेट से लिटरेट करके। सो स्पेशल सपोर्ट सर्विस सिस्टम के थ्रू स्पेशल एजुकेशन रेगुलर स्कूल के ऊपर कंट्रोल रख के इनको गाइड कर रहा है, इनको रेडी कर रहा है। सो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू किड एंड किड, आपने जो भी इंट्रोडक्शन दिया था एंड उनके जो कोवर्कर थे उनके अकॉर्डिंग अब उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज उसको आपने लिख दिया तो ये डेफिनेशन और देने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन और देने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो कंसेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में आ जाते हैं। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म, नॉट ए ब्रॉड टर्म। हम सिर्फ ब्रॉड नहीं लिखेंगे, ब्रॉडर लिखेंगे, बिकॉज अभी के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गया। ब्रॉडर टर्म एंड यूज बाई द लॉ, एक लॉ आया है, दैट इज़ अ आइडिया, IDEA, ठीक है। सो हम जो भी डिसएडवांटेज चाइल्ड्स हैं एजुकेशन देना चाहते हैं उनको, सो दैट ये हमारा हो गया कि डिसेबिलिटीज़ वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये लॉ पास हुआ है। तो इसमें मेंशन है कि ये स्पेशली क्यों हमने बनाया, कि स्पेशली गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, उनके जो नीड है उनको फुलफिल करने के लिए। तो हम यहाँ तक मेंशन करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपको एरो मार्क देना है, दैट इज व्हिच, यहाँ पे व्हिच मेंशन करते हुए, व्हिच इंक्लूड इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, घर पे कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, हॉस्पिटल्स में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं, उनको कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं उनको कवर करना है टोटली, उनके जो डिसऑर्डर्स हैं वहाँ से लेके, मतलब उसका जो माइल्ड फॉर्म है, माइल्ड टू सी, कुछ बच्चों को कम 10% अगर डिसऑर्डर है, कोई अगर 20 है, 30 है, इसको बोलते हैं रेंजिंग। तो हम टोटल माइल्ड टू सीवियर जितने भी बच्चे हैं उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का। अभी इसके अंदर याद रखो कि 13 कैटेगरीज है, तो इसका फुल फॉर्म, आइडिया का फुल फॉर्म आप जान लो। ए फॉर एक्ट होगा, धीरे धीरे पीछे से आते हैं। ए फॉर एक्ट है, ई फॉर एजुकेशन है, डी फॉर डिसेबिलिटीज है, आई फॉर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। तो यहाँ पे कौन से टाइप के बच्चे आएंगे? ऑटिज्म वाले हैं, ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आ जाता। ब्लाइंडनेस है, डिफनेस है, blindness, deafness, emotional disturbances, hearing disturbances, intellectual disabilities, multiple disabilities, orthopedic impairment, specific learning disability, speech and language impairment, जिसे हम language
डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, या फिर लैंग्वेज डेफिसिट बोल सकते हैं, या फिर लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ भी बोल सकते हो, अदर हेल्थ इंपैयरमेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, दैट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इशूज़। ये पूरा न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन में नर्व्स काम करते हैं, अगर नर्व्स कट जाए और बाय एनी चांस इसमें चोट लग जाए तो ये वर्किंग करना बंद कर देता है, उसके वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। विजुअल इंपैयरमेंट, तो इतने सारे पूरे 13 कैटेगरीज हैं। अभी 13 कैटेगरीज को यहाँ पे ना ब्रीफ 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 थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 13 को 13 आपको याद नहीं रहा तो उसमें से आप एटलीस्ट 7 to 8 जो भी याद रहे आपको उसे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको तो बाउंड है पढ़ना कि विजुअल, हियरिंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और दैट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, एंड आप पढ़ेंगे जुवेनाइल का इश्यूज़ है तो ऑटिज़म पढ़ेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज़ जो होता है आपका वो रहेगा। तो जितने आपको याद हैं उसको मेंशन कर दीजिएगा। सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये होता क्या है, कौन सी ईयर के बच्चों को होता है, या फिर इसका इशू क्या है, 3 से 4 लाइन, ओके। तो फर्स्ट थिंग ऑटिज्म है। ऑटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, 2 से 3 लाइन लिखना है। तो ऑटिज्म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये डेवलपमेंट में इश्यूज क्रिएट करता है। फिजिकल थोड़ा सा ही ये फिजिकल एंड ब्रेनली, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं टोटली साइकोमोटर, एंड सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियरल जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको। ये एज 3 के बच्चों को होता है ज़्यादा, मतलब विद इन द एज ऑफ 3 उन बच्चों को होता है। डीफनेस, आप जानते हो डीफनेस मीन्स हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो सीवियर हो सकता है, माइल्ड हो सकता है। हम जब सीवियर हो सकते हैं तो उसमें बोला जाता है यहाँ पे बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता एंड लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन हियरिंग के थ्रू जो जाना चाहिए वो ब्लॉक हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए मैंने शॉर्टकट लिख दिया, आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं इसलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स है हियरिंग लॉस इन बोथ और 1 ईयर। एजुकेशनली अगर देखें तो इनका एजुकेशन थोड़ा सा लो हो जाता है ड्यू टू हियरिंग इशू, बिकॉज हियरिंग से ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम कैरी करते हैं, तो वो ब्लॉक होने की वजह से बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इनको ऑडिटोरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी देखो हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीप ब्लाइंडनेस नहीं लिखना है, बिकॉज मैंने ना हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड डीप उसके ऊपर जो आपने पढ़ा उसी में ही एक साथ मेंशन कर दिया। अभी डीप ब्लाइंडनेस मतलब दोनों इशू होते हैं, सुनाई भी नहीं पड़ता, दिखाई भी नहीं पड़ता, तो दोनों को एक साथ आप मत लिखिए। जो आपको बोला जाए उसको लिखो, क्योंकि सारा याद नहीं रहेगा। आप जो एक पढ़ रहे हो, सपोज देखो आपने विजुअल इम्पेयरमेंट का पढ़ लिया, थोड़ा सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दिया, तो विजुअल का पढ़ लिया, हियरिंग का पढ़ लिया, दोनों को मिक्स करके और एक अनदर टाइप तो आप लिख ही सकते हो, दोनों को मिक्स करके हाफ हाफ होगा, आप जान गए। तो वैसे करके आइडियाज़ लगाना कम पढ़ना पड़ेगा। विजुअल इम्पेयरमेंट सेम रहा, देखो हियरिंग इश्यूज़ आया, यहाँ पे विजन लॉस होगा, विजन में सीवियर इश्यूज़ आएंगे, सो दैट हमारा परफॉर्मेंस जो है कि करेक्ट इमेज क्रिएट करना वो नहीं हो पा रहा है। सो ये बोथ टाइप का हो सकता है, टेम्पररी और पार्शियल और टोटल, ये 3 टाइप्स का हो सकता है। इनके लिए क्या किया जाता है पता है, इनके फर्स्ट चेक होते हैं आई टेस्ट किया जाता है। तो इनका जो आई साइट होता है किसके थ्रू टेस्ट किया जाता है, ये स्क्रीनिंग प्रोसेस है। स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट, एक चार्ट पेपर में ABCD लिखा रहेगा, या फिर 1 2 3 4 छोटे से बड़े साइज़ में, जैसे 1 1, देखो ऐसे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये साइज़ धीरे 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 बढ़ते जाता है। ये 14 लाइन्स का रहता है, एंड वहाँ पे कौन सा इन्वर्टेड है, कौन सा कलर्ड है, कौन सा नहीं है, तो सब कुछ चेक किया जाता है। आप कितने मीटर्स तक देख सक रहे हो, कितना प्रॉपरली करेक्शन हो पा रहा है आपका आई, वो देखा जाता है। एंड इसी डिग्रीज के अकॉर्डिंग आपको चेक किया जाता है। एंड लो आई साइट जिनका है, जिनका मतलब विजुअल इक्विटी और शार्पनेस ऑफ विजुअल इमेज, कभी कभी हमें क्या होता है ना, इमेज जब हमारे आई पे क्रिएट होता है येलो स्पॉट पे, तो इमेज क्रिएट होता है, बट अगर वो करेक्ट ना हो, दैट इज़ थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी दिखे, तो दैट मीन्स समझ लो कि थोड़ा सा विजन लॉस है, लो विजन लॉस, दैट इज़ अ 20/70। अभी ये 20 क्या होता है, 20 फीट एक डिस्टेंस है। व्हाट ए नॉर्मल चाइल्ड सीज 70%, ये नॉर्मल बच्चों में है कि वो 70% मतलब 70 फीट तक का डिस्टेंस में भी बहुत कुछ देख सकता है। वैसे ये 60 फीट, सॉरी 20 फीट का है, 20/70 है। जिनका थोड़ा सा बड़े बच्चों में या फिर एडल्ट्स में ये थोड़ा सा धीरे धीरे कमना स्टार्ट करता है। एंड जो मतलब हम इसे 20/70 कर रहे हैं, कुछ जगह पे मीटर्स में भी होता है, तो मीटर्स में बोला जाता है 6/60, 6/60, 6 मीटर से 6 मीटर, ओके, 60 मीटर्स तक ये इसका डिस्टेंस होता है अगर हम लोग मीटर्स में देखें। ब्लाइंड आर दोज नीड टू बी टॉट थ्रू ब्रेल, जो ब्लाइंड होते हैं उनको हम कैसे स्टडी करवाएं और कैसे एजुकेशन दें, तो उनको एजुकेशन देने के लिए हमें ब्रेल यूज़ करना पड़ता है, ब्रेल, ठीक है, ब्रेल।
जहाँ पे ना जस्ट लाइक एक नॉर्मल बुक जैसा होता है, वहाँ पे हम जैसे ABCD को देख के पढ़ते हैं, वो लोग टच बाई टच पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ना जस्ट लाइक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो उसका जो थोड़ा सा पॉचुएशन होता है या फिर निकला हुआ पोर्शन रहता है, उसको टच करके वो ABCD है डॉट लाइन्स काउंट करके वो करते हैं। डॉट मार्क्स होते हैं, लाइन मार्क्स होते हैं, डॉट मार्क्स स्पेशली होता है, लिखा जाता है, एंड उसी के थ्रू वो काउंट करके पढ़ते हैं, ABCD को सीखते हैं, सारे लैंग्वेज को वो सीखते हैं। एंड ओरल मैथड होता है, ओरल मैथड दैट इज ओरल नहीं, ऑरल। ऑरल मीन्स सुन के, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। फिर इमोशनल डिजाबिलिटी थोड़ा लिखेंगे। इमोशनल डिजाबिलिटी मीन्स a condition exhibiting one or more of the following characteristics over a long period of time to make or to a marked degree that adversely affects a child's educational performance। बहुत सारे परफॉर्मेंस को ये क्या करता है, जस्ट अफेक्ट करता है, इमोशनल ट्रॉमा थोड़ा सा हो जाता है। जैसे कि बच्चों को अगर आप थोड़ा सा एक रिलेशनशिप में है, मतलब दैट इज़ पेरेंट्स एंड बच्चा का रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर टीचर एंड पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा नहीं है, या फिर ग्रुप्स में वो रहता है एंड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो ये भी इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको जान सकते हैं। जनरल परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन, ऑलवेज वो डिप्रेस्ड रहता है और अनहैप्पीली रहता है। टेंडेंसी टू डेवलप द फिजिकल सिम्टम्स, कभी कभी वो डर जाता है। एक है सिजोफ्रेनिया होता है कि समटाइम्स वो स्कूल प्रॉब्लम्स को या फिर स्कूल में कुछ हादसा हो गया, उसको देख के वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया आपको स्चिज़ोफ्रेनिया के बारे में। दैट इज़ अ स्चिज़ोफ्रेनिया मीन्स होता है कि ये टेंडेंसी टू डेवलप द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द फियर एसोसिएटेड विद द पर्सनल और द स्कूल प्रॉब्लम्स या स्कूल में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उसके वजह से बच्चों के माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है एंड उसके वजह से जो डर क्रिएट हो रहा है बच्चों में, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्चिज़ोफ्रेनिया। ये आपका सीटेड रोटेड जो भी TET एग्जाम्स है उसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन आता है इंटेलेक्चुअल डिजाबिलिटी, वही आपका है साइकोलॉजी के ऊपर ये काम करेगा। दैट इज़ बच्चा का एवरेज माइंड है, सब एवरेज माइंड है, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड है, या फिर वो डम्ब है, ये जो भी है ना आपका बिहेवियरल एडाप्टेशन, जो उसका नॉलेज है उसके साथ ये चलता है। एंड इसके अकॉर्डिंग ही बच्चा का एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी आता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एक डिसेबिलिटी है, उसके इफेक्ट से दूसरा डिसेबिलिटीज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि देखो, ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकल, दैट मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिर ब्लाइंड भी है, डीप भी है, ब्लाइंड भी है, तो ये होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। इट इज़ देयर फॉर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्राइमरी मेडिकल केयर की, कि क्या चाहिए बच्चों को, क्या चाहिए प्राइमरीली। उसके बाद सुपेरियर इंस्ट्रक्शन, जो भी टीचर हो, डॉक्टर्स हो, या फिर बच्चों को, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा लव एंड केयर का ज़रूरत पड़ता है जो कि पेरेंट्स एंड टीचर्स से वो नीड करते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि बच्चा का एबिलिटी होता है कि रीड, राइट, स्पीक, थिंक, लिसन, स्पेल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसमें इनको कमी होता है, उसमें डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ये जैसे कि ब्रेन में इंजरी हो गया, मिनिमल ब्रेन बाइस फंक्शन, दैट इज़ द उसका डिसफंक्शन हो गया, ये डिसफंक्शन और बोल सकते हो डिसफंक्शन दैट मीन्स फंक्शन लेस हो गया। परसेप्चुअल डिसेबिलिटी, जो बच्चा रिसीव करता है उसमें कमी आ रहा है, या ब्रेन इंजरी है। डिसलेक्सिया हो सकता है, जैसे कि डिसलेक्सिया मीन्स होता है कैलकुलेशन में अगर इश्यूज आते हैं उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं, अगर लर्निंग में प्रॉब्लम होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ऐसे इश्यूज आते हैं। अभी देखो, स्पीच एंड लैंग्वेज इंपायरमेंट वही सेम चीज़ है। बच्चों को लैंग्वेज इंपायरमेंट मतलब कौन से वर्ड को ज्वाइन करे तो एक स्टेटमेंट क्रिएट होगा, कौन से टाइप का वॉइस में बताने से वो क्वेश्चन मार्क होगा, या नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे, जिसका इफेक्ट एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे भी आता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, सपोज बच्चा बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फोर्स किया जाता है उसके ऊपर, उसका एक्सटर्नल जो फिजिकल फोर्स है ना, लोग उसको ब्रेन में उसके डाल रहे हैं कि साइकोलॉजिकली उसको हैरेसमेंट हो रहा है, अब्यूजमेंट हो रहा है, उसका इफेक्ट बच्चों का आता, दैट इज कॉल्ड द ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी। एंड इम्पेयरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एरियाज टू नो, जो आपको जानना चाहिए कहाँ कहाँ होता है, इसको आप ना एक सर्कल बना के कर सकते हो ऐसे, या फिर आप कर सकते हो, बिकॉज ना ये सारे लिंक्ड वाले हैं, तो ऐसे सर्कल इसलिए बनाए गए हैं कि ये सारे जो इंजुरीज होती हैं ये लिंक टाइप है। लैंग्वेज, स्पीच, मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेंसोरी परसेप्चुअल, मोटर एबिलिटी, साइकोसोशियल बिहेवियर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये सारा चीज़ एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, एक डिसेबिलिटी होने से उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। सो हेल्थ इम्पेयरमेंट, दैट इज़ अ माल न्यूट्रिशन, मतलब कम खाने से या न्यूट्रिटिव आइटम कम लेने से भी हमारा बॉडी मास जो इंडेक्स होता है, BMR रेट होता है या BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, और बॉडी मास रेट, वो थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट करता है, एंड उससे वजह से हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमको नहीं मिलता, एंड उस टाइम पे बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हमें लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ कुछ आ रहे हैं, अस्थमा,
एपिलेप्सी, सिकल सेल एनीमिया। एपिलेप्सी में ब्रेन के साथ साथ बॉडी काफ़ी इफेक्ट होता है, बॉडी में भी बहुत सारे डिजाबिलिटीज स्टार्ट होते हैं। सिकल सेल एनीमिया बहुत ही ज़्यादा है, सिकलिंग बोला जाता है। इसमें जो आपके आरबीसीज हैं वो जस्ट लाइक सिकल जैसा हो जाता है, जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो क्रिमिनल होते हैं उसको कैसे सिकलिंग मतलब सिकल में रखा जाता है, वैसे ही टाइप के हो जाते हैं हमारे सेल्स भी। सो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता एंड ब्लड क्रिएट नहीं होता सिकल सेल एनीमिया में। ये हेल्थ इश्यूज़ हैं। ऑर्थोपेडिक में जैसे कि मूवमेंट के लिए हेल्प हो रहा है, दैट इज अ मोटर डेवलपमेंट में इश्यूज आए, एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी फंक्शन, कॉन्जेनिटल हो सकता है, पोलियो इफेक्ट हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से भी पैरों में एनर्जीज नहीं मिलते हैं, स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, खड़े नहीं हो पाते बच्चे। जैसे पोलियोमाइलिटिस, ये पोलियो क्रिएट करता है, ये एक डिजीज जैसा है। बोन ट्यूबरक्लोसिस, बोन के अंदर टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। सेरेब्रल पल्सी, जो ब्रेन में इफेक्ट किया, ब्रेन का नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया, सो उसके डिस्फंक्शन की वजह से बॉडी मूवमेंट बंद हो जाता है। एम्पुलेशन, कहीं कहीं पे ऐसे फूल जाना, स्वेलिंग हो जाना, जैसे लाइक हम उसको बोलते हैं कि बात बोला जाता है, जैसे कि दैट इज़ नॉट बात मीन थॉट, ये होता है कि जॉइंट्स पेन, रिमाटॉइड आर्थराइटिस जैसा, तो ऐसे हो सकते हैं। और बर्न हो सकते हैं, कहीं पे जल गया हाथ तो वहाँ पे मसल सारे ज़्यादा ही क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक ट्रिबल हो जाएंगे, वो जल गया ना, ऐसे रिंक हो जाएंगे या फिर रिंकल्ड आ जाएंगे उसमें, ऐसे टाइप के होते हैं। ये सारा ऑर्थोपेडिक के हैं। एंड इसका कंक्लूजन हमने सब कुछ का डाला कि इनके लिए स्पेशल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी वजह से द फेडरल लॉ गवर्निंग सिस्टम ने क्या निकाला, इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट और लॉ, जिसके अकॉर्डिंग फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके बॉडी डिसेबिलिटीज़ के लिए, या फिर जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम एजुकेशन प्रॉपरली देंगे। बस इतना करिएगा, ज़्यादा और नहीं करना है। ये खत्म हुआ आपका 2.1। 2.1 था, देखो क्या है मेंशन, कंसेप्ट, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल लर्निंग। अभी ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी मैं बता रही हूँ। ये आपका है कहाँ, किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो आप जाएंगे और एक पेपर जो हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया में। कंटेम्प्रेरी इंडिया में 4.3, दैट मीन्स यूनिट 4 में चले जाओ एंड 4.3 देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, नेचर एंड प्रॉब्लम्स। ये हो गया पूरा, हो गया 2.1 यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2.1 का आंसर यहाँ पे पूरा लिख दोगे, 4.3 कंप्लीट हो गया। अब देखो 4.4 है, मेजर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ लर्निंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड द प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो ये पॉइंट का आंसर, ये पॉइंट का आंसर भी अभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इस पॉइंट का आंसर कहाँ पे होगा। तो आप इंक्लूसिव बुक में फिर से आ जाओ, उसके देखो 5.2 को देख लो, दैट इज द असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम है, ये वाला क्वेश्चन। एंड ये जो आपका 5.4 है, दैट इज नीड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एड्रेस द एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल लर्निंग नीड्स। तो 5.4, 5.2, ये दोनों का आंसर सेम होगा, आंसर इज सेम, ठीक है, सेम होगा, डाउट नहीं लाना है। क्योंकि आप अगर पूरा बुक पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करने से आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए 5.2 एंड 5.4 का आंसर सेम होगा। एंड ये आंसर आप 4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया 4.4 और 4.3 जो असिस्टिव डिवाइसेस वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी मेंशन होगा, ठीक है। सो वहाँ पे लिखने से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं उसमें, जैसे कि ये हाँ 4.4 में आपको लिखना था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ये मेंशन है, मेजर्स टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ लर्निंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका कौन सा बुक में होगा, कंटेम्प्रेरी में है, बट यूज़ हो जाएगा 5.2 एंड 5.4 ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट में आ जाइए, ज़्यादा नहीं लिखना है, चार्ट पेपर में आ जाइए, पॉइंट वाइज करना है, पोटेंशियल मेजर्स लेना है, खत्म, आंसर खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल मेजर्स फॉर एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ ए डिसेबल्ड चाइल्ड, डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो कंसर्निंग हम लोग पॉइंट को रखते हुए उनको हेल्प करना चाहते हैं उनको देखते हैं। तो कंसर्न्स ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड, पहला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर। बच्चों को पहले हेल्थ केयर चाहिए, बिकॉज वो तो नॉर्मल बच्चे नहीं है, हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए हम इम्पैक्ट है, डिसेबल्ड है, तो उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे ना पूरा पॉइंट नहीं हो रहा है, एनी 2 to 3 पॉइंट्स आप लिखिएगा। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेंटर ऑफरिंग सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे उनको हेल्थ केयर मिले तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर यूनिट्स हम ओपन करेंगे। प्रोविजन
ऑफ इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज अंडर द सेम इंस्टीट्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, उसका लिए पैकेज रहेंगे. नंबर 3, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड द सेंटर्स, जैसे हर जगह पे दो तीन हॉस्पिटल्स हो, जैसे कि बच्चों को केयर मिल सके, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ओवर दी वर्ल्ड. जियोग्राफिकल एरिया मीन्स रीजन वाइज और एरिया वाइज. ओके. नंबर 4, एडवोकेटिंग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन द फैसिलिटीज टू मेक दैम यूजर फ्रेंडली, हॉस्पिटल को यूजर फ्रेंडली बनाइए जैसे कि ये बच्चे एक्सेस कर सके. देन आता है नेक्स्ट कंसर्निंग पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उसका एटीट्यूड क्या है. इन्वॉल्विंग इन्फ्लुएंसिंग और इन्फ्लुएंशियल पीपल with disabilities as trainers to improve the attitude and the behavior of the healthcare. हम कौन से लोगों को यहाँ पे रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. देखो, एक होता है ना बीमार, अगर एक अच्छा पर्सन को देख लेता है, जैसे कि वो बीमार था बट वो रिकवरी कर गया, वैसे पर्सन को देख लेता है तो उसके अंदर ना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं. तो सेम थिंग हम यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पीपल को रखेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं. सो हम वैसे प्रोफेशनल पर्सनस को रखेंगे जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग अट्रैक्ट होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो एंड वो भी खुद को केयर करने को ट्राई करें. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स. क्या है ये? क्रिएटिंग एनाबलिंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि सारे बच्चे सोचें कि हाँ हमें ठीक होना है, सारे डिजेबल्ड पर्सन थिंक करें ओके आई विल ट्राई टू गेट रिकवर फ्रॉम दिस पॉइंट, हमें इस पॉइंट से रिकवर होना है. तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उनके अकॉर्डिंग. पहला पॉइंट तो ये है डेवलपिंग ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज विद द चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटीज़. इन बच्चों के साथ स्पेसिफिक कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करें. रिमूविंग बैरियर्स इन द पब्लिक एकोमोडेशन, जैसे पब्लिक एकोमोडेशन मतलब व्हीकल है ऑटोमोबाइल से, उसमें चढ़ने के लिए हमें फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वैसे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. रिड्यूसिंग आइसोलेशन, उनको अकेले रहने मत दो, उनको ग्रुप में रखो, उनके साथ मिलजुल के रहो, ऐसा होना चाहिए. इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जितना हो सके एनजीओज ओपन करें, उसके थ्रू क्या होगा कि इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी आएंगी, उनका भी प्रोविजंस होगा, वो भी हेल्प करेंगे, इससे फंडिंग सपोर्ट बढ़ेगा. नंबर 4, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल पॉपुलेशन यूजिंग मास मीडिया. मास मीडिया जो भी यूज़ करते हैं, जनरल सारे लोग अभी के यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये करो कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, सो दैट हमें पोस्ट करना है या फिर कोई एक ऐसा मोमेंट्स दिखाना है कि जैसा एक ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हमारे डिजेबल्ड बच्चों ने, या फिर कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, अच्छे बन रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग बच्चों को अगर हम इंक्लूड करते हैं हर एक जगह पे एंड उसका पोस्ट या फिर टीवी में रेडियो में देते हैं उसका इन्फॉर्मेशन को, दैन ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा. नंबर 5, फैसिलिटेटिंग अर्ली सपोर्ट टू डिजेबल्ड चिल्ड्रन. अगर एक बच्चे को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये बच्चा अभी डिजेबल्ड होने वाला है, उसका वीकनेस आ रहा है, तो उनको पहले से ही अर्ली सपोर्ट देना स्टार्ट करो, अर्ली ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करो. दैन नेक्स्ट पॉइंट पर आता है कंसर्निंग पॉइंट, रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिजेबल्ड चाइल्ड, मतलब इनको रहने के लिए, इनका हेल्थ केयर के लिए एक जैसे आश्रम होते हैं ना, इसका होम एंड होप जो केयर होता है, केयर होम होता है, वैसा. तो पहले तो रिसोर्स डेवलपमेंट करिए. उसके बाद बाय एंश्योरिंग ट्रेनिंग ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी बेस्ड वर्कर्स, पहले तो वर्कर्स क्रिएट करना है कि डिफरेंट एरियाज़ में कैसे इन बच्चों को हम बचा सकें एंड बचा के इनको अच्छी जगह पे रखें, उनका केयर करें. नंबर 2, फोस्टरिंग कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, इनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में लेके इनका प्रमोशन करो, दैट मीन्स डेवलपमेंट में हेल्प करो. नंबर 3, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, इनको केयर करने के लिए नर्सिंग स्टाफ एंड द की वर्कर्स को रखना पड़ेगा जो इनका केयर ले. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में अभी आ गया नेक्स्ट कंसर्निंग पॉइंट, that is increasing inclusion of the children with disabilities in the mainstream school. Mainstream school is a normal school beneath the normal roof, ठीक है, नॉर्मल स्कूल के छत के नीचे सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, दैट इज द नॉर्मल चाइल्ड एंड द डिसेबल्ड वन, तो सबको एक साथ रखना है. प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको हम फंडिंग देंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे सो दैट ये बच्चे आएंगे स्कूल्स, इनको भी इंक्लूजन में रखा जाएगा, इनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, एक उनका डिज़ायरेबल जो चेंजेस चाहिए वो उसको हम करना चाहते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जो आता है दैट इज द थर्ड पॉइंट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मेनस्ट्रीम टीचर्स, बस इतना लिखिए ना टीचर्स तक, ठीक है. नंबर 4, एडवोकेटिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल स्कूल्स हम एस्टैब्लिश करेंगे इन बच्चों के लिए. नंबर 5, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द प्रोफेशनल कोर्सेज एंड नंबर 6, प्रोविजंस ऑफ द स्कॉलरशिप, इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा.
देन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसर्निंग पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस। तो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनके लिए भी जॉब फैसिलिटीज़ होना चाहिए। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इनको हम वोकेशनल स्किल्स सिखवाएंगे। दैन फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमें अलग रखा जाता है डिजाबल्ड लोगों को नॉर्मल लोगों से, इसलिए जॉब फैसिलिटीज़ नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते। तो इनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए हम एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को पहले पास करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कोई भी वर्क प्लेस में। नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एर्गोनोमिक्स फॉर द एनहांसिंग देयर एनवायरमेंट। एर्गोनोमिक्स होता है जहाँ पे इन लोगों का भी एक अटैचमेंट रहता है, कैपेबिलिटीज़ होते हैं जो ये सपोर्ट कर सकते हैं हमारे सोसाइटी को, उनका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देन देखो इन लोगों में ना बहुत एक वीकनेस आती है, किस चीज़ का, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। सो एम्पायरिंग द चिल्ड्रन टू मैनेज देयर ओन हेल्थ थ्रू द सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज। सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज कराओ जिसके थ्रू बच्चा खुद का केयर खुद ले सके। एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे भेजो जहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग मिले एंड इसके थ्रू उनका जो मेंटल ट्रॉमा है उससे वो निकल पाए। Social and financial aspect is the next concern है। A range of financial measures and such as the टैक्स इंसेंटिव्स, फंडिंग फॉर द रिजनेबल एकोमोडेशन, इनके लिए भी फाइनेंशियल हम सपोर्ट देंगे। इनका भी अगर ये कुछ जॉब करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, तो इनके लिए जो टैक्स रहेगा वो थोड़ा सा छूट रहेगा, नॉर्मल के कंपैरिजन में इनका छूट रहेगा। देन लास्ट वन, सपोर्ट टू फैमिली मेम्बर्स, ट्रेंड नर्सेस कैन बी यूटिलाइज्ड इन द मैनेजिंग द डिजेबल्ड चाइल्ड अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्योंकि घर के लोग जानते नहीं कैसे हैंडल करना है, सो दैट अर्ली स्टेज में नर्सेस को रखा जाएगा केयर करने के लिए, केयर टेकर जैसा। एंड नंबर 2 में फैमिली को हम सिखाएंगे, उनको भी हम डेवलप करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कि उनको भी ये स्किल सिखाया जाए सो दैट ये भी आके केयर कर सके, उनके बच्चों को एटलीस्ट केयर कर सके। सो ये था आपका मल्टीपल क्वेश्चन वाला आंसर। दैट मीन्स हम लोग एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूरा कंफर्म अटेंड कर सकते हैं, एंड इससे ज़्यादा बोलो तो 6 क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए आपके सेकंड पेपर जो भी है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का आधा कंप्लीट हो गया है। बिकॉज हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन का वीडियो देख लो एंड मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, उसमें भी आपका है। और एक चीज़ मैंने बोला था, अच्छे से सुनो, मैं इसलिए बोलती हूँ अच्छे से सुनने के लिए। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा विजुअल इम्पेयरमेंट का डिलीट हो गया वीडियो, अगेन मैं बना दूंगी। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लर्निंग डिजाबिलिटीज़ हो गया, या फिर ऑर्थोपेडिकल डिजाबिलिटीज़ हो गया, या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ना 2-2 पार्ट में मेरा आंसर बना हुआ है, देखिएगा। हर एक आंसर इसलिए 6 to 7 पेजेस और 7 to 8 पेजेस का होता है। हाँ, 4 पेज आप जस्ट लाइक उसके कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कैसे स्क्रीनिंग करते उसको लेके है, और जो रेस्ट पार्ट रह गया उसमें उसको क्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ किया जा रहा है, जो कि यूनिट 2 में मेंशन है, उसके कैरेक्टर, कंसेप्ट, मीजर्स पॉइंट जो भी है। एंड उसको असिस्टिव जो हम कैरेक्टर्स दे रहे हैं वो चीज़ सारे हैं, असिस्टिव जो मीजर्स दे रहे हैं वो सारे हैं यूनिट 3 में। इसलिए जब आंसर्स पढ़ रहे हो उसका प्रॉपरली पढ़ो, क्योंकि वो 2-2 यूनिट में काम आएगा। ठीक है, तो इतना ही है। इतना भी पढ़ के चले जाते हो ना, आप 60% अटेंड कर सकते हो। अब तक इंक्लूसिव में जितना हो गया 60% अटेंड कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर दैट कि सर इस बार कोई क्लास कंडक्ट नहीं करवाए। सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्लासेस का जो भी मेरे को टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा, जो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और एक चीज़ होता है ना, एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हमें भी चाहिए। तो आपका सपोर्ट मेरा मोटिवेशन है, उसके थ्रू मुझे लगता है कि मैं आपके क्लोज हूँ एंड आपको और सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड कल तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो आ जाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम नहीं हो रहा ऑफिशियल वर्क की वजह से, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी, सिलेक्शन दे दूँगी। एंड उसके बाद जेंडर का भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो। एंड उसका भी मैं कर दूँगी। आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन आप पढ़ो, बट उससे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो सकता है कि 5-6 तारीख हो जाए, फिर भी मैं एट ए टाइम एक ओवरऑल आइडिया आपको ज़रूर दूंगी, जिसके थ्रू आप लोगों का थोड़ा बहुत तो हेल्प हो, उसके थ्रू आप एग्जाम में कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ गुड डे।